अच्छा जी, कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हम डिडक्शंस नॉट अलाउड पढ़ रहे थे। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डिडक्शंस के तौर पे नॉट अलाउड है बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला था वो पढ़ा था हमने, टैक्स चार्जेस और लेवी पे टू गवर्नमेंट और टैक्स डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट रिसीव्ड बाय अ टैक्स पेयर। इन दो में कोई प्रॉब्लम? खर्चे में से डिडक्शन के तौर पे लेस नहीं होगा, खर्चे में से नहीं होगा, लायबिलिटी में से लेस होगा। फर्क है, फर्क है। खर्चे में के तौर पे लेस नहीं होगा। खर्चा कहां से लेस होता है? डिडक्शन कहां से लेस होती है? इनकम, यानी कि ऐसी अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है उसमें से डिडक्शन लेस होती है ना। तो ये कह रहा है ये वहां से लेस नहीं होगा, तो लायबिलिटी कहां से लेस होती है? लायबिलिटी तो नीचे जाके बनती है, उसमें से फिर लेस करते हैं ना, तो वहां से लेस होगा, लेकिन एज ए खर्चे के तौर पे तो नहीं ना लाओ। सॉरी, टैक्स क्रेडिट्स के बाद ऐसा नहीं होता कि जी फलाने ने हमारा टैक्स डिडक्ट कर लिया, विद होल्ड कर लिया, तो वो भी तो उसमें से लेस करते हैं लायबिलिटी में से। ये उसकी बात हो रही है कि वो नीचे जो पेएबल अमाउंट आती है ना, उसमें से फिर वो निकालते हैं कि जो किसी और ने हमारा टैक्स विद होल्ड कर लिया है, वो लेस करके बाकी पे करते हैं। ये वहां पे कहता है लेस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले टैक्सेबल इनकम बनाते वक्त खर्चे से लेस नहीं होगा, खर्चे के तौर पे। जी, इन दोनों में कोई क्वेरी? चलें आगे फिर। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 5 में आए पहले, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लेके जाना, डिफिकल्टी की तरफ। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये इधर ना साफ करवा देंगे चीज़ें, वो बहुत मिट्टी है। नहीं, जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है वो लेस करने की इजाज़त है, ठीक है। एज ए डिडक्शन के तौर पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर लेस करने की इजाज़त है, लेकिन कब? जब वो लिमिट्स के मुताबिक हो। लेकिन कब? जब वो लिमिट्स के मुताबिक हो। और लिमिट्स क्या है? ये नीचे दी गई हैं। एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स और इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशंस। नीचे दी गई लिमिट से ज्यादा हो गया या उससे वायलेट करता हुआ, एज द केस में बी प्रिस्क्राइब्ड, इज इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल किसे कहते हैं? नॉट अलाउड, ठीक है। इनएडमिसिबल मतलब नॉट अलाउड, एडमिसिबल मतलब जो कि अलाउएबल है। तो कोई भी एंटरटेनमेंट का खर्चा जो कि नीचे दी गई हुई लिमिट्स या नीचे दी गई हुई कंडीशन से वायोलेट या एक्सेस करेगा, तो वो एज ए खर्चे के तौर पे अलाउ नहीं होगा। अब ये कंडीशंस देखते हैं क्या है। एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स एंड शुड नॉट बी एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स और इन वायलेशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड। सच एक्सपेंडिचर इज incurred outside Pakistan on entertainment in connection with business transaction or allocated as head office expenditure। अच्छा, ऐसा खर्चा जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकर हुआ ऑन दी एंटरटेनमेंट, बिजनेस से रिलेटेड एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा हुआ हो, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड एंटरटेनमेंट पे खर्चा हुआ हो। मिसाल के तौर पे बंदा बाहर गया, बाहर के मुल्क में गया, तो उसके फॉरेन कस्टमर थे, उसे फॉरेन कस्टमर्स को खाना शाना खिलाया, ठीक है, उन्हें चाय पानी पे पिला लिया, ठीक है, या बाहर गए लंच या डिनर कर लिया, तो वो बिजनेस से रिलेटेड अपने कस्टमर्स के साथ ही उसने जो है ये ट्रांजैक्शंस उसकी अपने कस्टमर्स के साथ ही, तो अपने कस्टमर के साथ ही उसने ये एक्सपेंस किया।
तो वो क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर थे तो इस वजह से उनके ऊपर जो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस करेगा वो अलाउएबल खर्चा होगा, आउटसाइड पाकिस्तान भी बेशक हुआ हो। एलोकेटेड एज ए हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर, एज ए हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर की एलोकेशन इस तरह होती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि अब जिस तरह कोक है या पेप्सी आप कह लें, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रही है, ये पाकिस्तान में भी है, ये इंडिया में भी है, ये बांग्लादेश में भी है, ठीक है, ऑब्वियसली ओरिजिनेटेड ये यूएसए की है, ठीक है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर ये ऑपरेट कर रही है और इसका हेड ऑफिस आई अज्यूम के इधर है। अब हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया, हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया, मिसाल के तौर पर बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई एक बड़ा एक्सपेंस कर लिया, जिसे आप कह लीजिए अज्यूम $1 मिलियन का एक खर्चा कर लिया हेड ऑफिस ने। अब उसने ये वाला जो खर्चा था जो कि बिजनेस एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंस आउट किया, इस खर्चे को एलोकेट कर दिया अपनी बाकी ब्रांचेस पे। इस खर्चे को क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया। मतलब 1 मिलियन है ना, इसको उसने डिवाइडेड बाय 3 करके तकरीबन सारी ब्रांचेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट कर दिया। सही है? या 4 पे डिवाइड कर लें आप, कुछ इसने अपने पे रख लिया $25,000, ठीक है, $2,50,000, $2,50,000 इसने यहाँ दे दिए, 250 इधर दे दिए, 250 इधर खर्चे के तौर पे दे दिए, भाई ये खर्चा आप लोगों ने अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करना है। तो ये क्या हुआ? एलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंड। हेड ऑफिस का खर्चा एलोकेट कर दिया ब्रांचेस पे, हेड ऑफिस का खर्चा एलोकेट कर दिया ब्रांचेस पे, तो ये एलोकेशन ऑफ द हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर आ गई। तो ये भी अलाउ है, हेड ऑफिस के खर्चे को एलोकेट कर देना, ये भी अलाउएबल डिडक्शन है। पहली बात ये कि पाकिस्तान से बाहर कोई एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस हुआ तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है, और अगर हेड ऑफिस ने अपने खर्चे को एलोकेट कर दिया ब्रांचेस पे तो ये भी अलाउएबल एक्सपेंस है। इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, ठीक है, पाकिस्तान में आपने अपने फॉरेन कस्टमर्स और सप्लायर्स को भी खर्चा किया। पाकिस्तान में रहते हुए आपके कस्टमर से बाहर के मुल्क के जितने भी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान आए, तो जब पाकिस्तान आए तो आपने उनकी रहाइश का खर्चा किया, उन्हें खाने पिलाने का खर्चा किया, तो ये जो एक्सपेंस है ये भी अलाउएबल एक्सपेंस है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उस बंदे ने, उस कंपनी ने एक्सपेंस किया पाकिस्तान से बाहर जाके, तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है अगर बिजनेस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई फॉरेन कस्टमर्स या फॉरेन सप्लायर पाकिस्तान आ जाए, आप उसके ऊपर भी वो कंपनी खर्चा करे तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंस, ठीक है। इनकर्ड ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंट्स एट द पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस, अपनी बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर अगर वो क्लाइंट्स या पर्सन्स के ऊपर खर्चा करता है तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है। उसकी बिजनेस प्रेमिसेस शेखुपुरा रोड पे जो कंस्ट्रक्टेड एक कंपनी है वो है, वहां पे रहते हुए वो जो खर्चा करेगा कस्टमर्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर, बिजनेस प्रेमिसेस पे, तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंस शुमार किया जाएगा। इनकर्ड ऑन द एंटरटेनमेंट एट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स की मीटिंग थी कंपनी के अंदर, उसके ऊपर एक्सपेंस किया, वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है। शेयर होल्डर्स की सालाना मीटिंग होती है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके हम शेयर्स खरीदते हैं, ये सालाना एक एजीएम करते हैं, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे हम कहते हैं, आप पढ़ेंगे भी उसको कंपनीज एक्ट के अंदर जाके, तो उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा है शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग के ऊपर, वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है। इनकर्ड ऑन द एंटरटेनमेंट एट द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, कोई नई ब्रांच खुली है, उस ब्रांच की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है उसके ऊपर कोई खर्चा आ जाए तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है। तो ये वो लिमिट्स हैं, ये वो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं जिसमें रहते हुए वो कोई एंटरटेनमेंट का खर्चा करेगा तो वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है।
एंटरटेनमेंट के खर्चे से मुराद लॉजिंग यानी कि रिहाइश का खर्चा, खाने पिलाने का खर्चा, ये शुमार किया जाता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ऑल दीज पीपल्स हु आर एंटरटेन शुड बी रिलेटेड डायरेक्टली टू पर्सन बिजनेस। ऐसा ना हो कि वो बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर अपने रिश्तेदारों को बुला के एंटरटेनमेंट का खर्चा कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस प्रेमिसेस में वो कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बुला के खर्चा करेगा तो वो क्या होगा, अलाउएबल खर्चा। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स के मुताबिक जो भी एक्सपेंस किया जाएगा दैट इज अलाउएबल एक्सपेंस। ठीक है, इसमें कोई क्वेरी? आगे पॉइंट नंबर 7 पे आए, पेनल्टी और फाइन। ये याद रखिएगा कि जिस तरह हमने टैक्सेस पढ़े थे ना कि दो तरह के होते हैं, टैक्सेस हमने पढ़े थे कि दो तरह के होते हैं, एक वो जो प्रॉफिट या गेन्स में लगते हैं जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, और दूसरे वो जो अदर देन प्रॉफिट या गेन्स हो, जैसे कौन कौन से थे भला, प्रॉपर्टी का टैक्स, गाड़ियों का टोकन टैक्स और कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो ये वाले अलाउएबल होते हैं, जो इनकम टैक्स होता है वो अलाउएबल खर्चा नहीं होता। इसी तरह जो फाइन और पेनल्टीज है, फाइन या पेनल्टीज, ये भी दो तरह की है। एक फाइन या पेनल्टीज होते हैं जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, हुकूमत को। एक वो होते हैं जो अदर देन गवर्नमेंट हो, अदर देन गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पे कस्टमर, बायर, वेंडर, गवर्नमेंट को कोई फाइन या पेनल्टी दे, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई लॉ तोड़ दिया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कोई जुर्माना भरा, तो गवर्नमेंट को देने वाला फाइन या पेनल्टी ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है, इनएडमिसिबल। ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, ये बल्कि क्या है, इन, बोले भाई क्या है, इनएडमिसिबल है। और अदर देन गवर्नमेंट अगर कोई फाइन या पेनल्टी दे, आपने कस्टमर से वादा किया था मैं 10 दिन के अंदर गुड्स डिलीवर करूंगा, लेकिन गुड्स आपने डिलीवर किए 15 दिनों के अंदर, तो कस्टमर कहे जो ऊपर वाले 5 दिन लिए उसके मुझे फाइन भरो, उसका मुझे क्या भरो, फाइन। तुम्हारी वजह से मैंने आगे सामान देना था, लेट हो गया, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मुझे फाइन भरो। इसी तरह वेंडर को पेमेंट देनी थी 5 दिन के अंदर, करते करते आपने लगा दिए 25 दिन, वो वेंडर कहेगा 20 दिन लेट पेमेंट किया, मुझे फाइन भरो। तो बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक अदर देन गवर्नमेंट कोई फाइन या पेनल्टी दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, एडमिसिबल। ये क्या आ जाएगा, एडमिसिबल। तो ये देखना जरूरी है पेनल्टी या फाइन के केस के अंदर कि कौन सा एडमिसिबल, इनएडमिसिबल है और कौन सा एडमिसिबल है। एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन इज, क्या लिखा है, इनएडमिसिबल। सर्टेन पेनल्टीज आर अलाउएबल, कुछ पेनल्टीज अलाउएबल होती है विच आर नॉट इन वायलेशन ऑफ लॉ, लेकिन वो लॉ की वायलेशन नहीं होती, और रेगुलेशन। जैसे लेट पेमेंट कर दी, आपने लोन लिया था बैंक से, बैंक ने कहा था आपने हर यकम के यकम पेमेंट करनी है, आप पेमेंट कर रहे हैं 10 तारीख को जाके, तो बैंक वाले तो नहीं छोड़ते, बैंक वाले तो नहीं ना छोड़ते, वो पे 10 दिनों का इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो आपने लेट पेमेंट की, उसके ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ा, वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है। डैमेजेस टू कस्टम अथॉरिटीज, कस्टम से आपने अपने गुड्स क्लियर कराने थे, नहीं कराए, उधर कस्टम वालों के पास ही पड़े रहे, तो पड़े के ऊपर डैमेज पड़ गया, तो वो जो डैमेज है ये इट्स अ बिजनेस नॉर्म पड़ जाता होता है। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्क से, तो देर सवेर हो जाती है चीज़ें उठाने में, तो अगर आप जितना लेट उठाते हैं उतना ज़्यादा आप फाइन पे करते हैं उनको, तो वो डैमेजेस कहलाते हैं। ये भी अलाउएबल बिजनेस नॉर्म के मुताबिक है। लेट पेमेंट सरचार्ज विद यूटिलिटी बिल्स, बिजली का बिल जमा कराना था 30 तारीख को, कब जमा कराया, अगले महीने की 30 तारीख को, तो फिर लेट पेमेंट का पैसे पड़ गए। लिक्विडिटी डैमेजेस पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
जैसे कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने थे, नहीं किए टाइम पे, वेंडर को पेमेंट करनी थी, नहीं की टाइम पे, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इनके ऊपर देने वाले फाइन क्या हो जाएंगे? एडमिसिबल एक्सपेंस। नोट में क्या लिखा है जी? इनकरेक्ट डिक्लेरेशन एफिडेविट गिवन टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज कस्टमर अथॉरिटीज आर अ वायलेशन ऑफ लॉ एंड एनी पेनल्टी इन दिस रिस्पेक्ट इज इनएडमिसिबल। कोई आपने एफिडेविट या डिक्लेरेशन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गलत दिया तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है, और इसके ऊपर देने वाला जो भी खर्चा होगा दैट विल बी इनएडमिसिबल। बात वही आ गई कि गवर्नमेंट को देने वाला कोई भी फाइन पेनल्टी क्या आ जाएगा? इनएडमिसिबल। अदर देन गवर्नमेंट वाले, जो कि अदर देन गवर्नमेंट में आपने वो देख रहे होते हैं एज पर बिजनेस नॉर्म्स। जो बंदा कहता है यार बिजनेस में ऐसा चलता रहता है, एज पर बिजनेस नॉर्म्स, या इट्स अ नॉर्म, बिजनेस में यार हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इस पे देने वाला खर्चा जो होगा दैट विल बी अलाउएबल। ठीक है भाई, ठीक है। आगे चले, पर्सनल खर्चे, पर्सनल एक्सपेंसेस में सीधा सा रूल है, पर्सनल खर्चा क्या होना चाहिए? रेवेन्यू में से पर्सनल खर्चा लेस करने की इजाजत, बिजनेस के रेवेन्यू में से पर्सनल खर्चे लेस करने की इजाजत होनी चाहिए? नहीं। तो सिंपल रूल, पर्सनल एक्सपेंसेस जो होंगे दैट विल बी इनएडमिसिबल। आप रेवेन्यू है, इनकम जनरेट कर रहे हैं जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन बिजनेस के खर्चों के अलावा आपने एक खर्चा अपने बच्चों की फीस भी डाल दी अंदर, ठीक है, तो क्या वो अलाउएबल एक्सपेंस होना चाहिए? नहीं, तो दैट विल बी इनएडमिसिबल। तो पर्सनल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो के नॉट अलाउड एज डिडक्शन होंगे। पर्सनल होता है, नेसेसिटी हो, लग्जरी हो, जो मर्जी हो। पर्सनल बिजनेस का खर्चा बिजनेस की इनकम से लेस कर सकते हैं, बस बिजनेस की इनकम से पर्सनल खर्चा लेस। टैक्स वाला नहीं मानता, अकाउंटिंग इज समथिंग एल्स। मैं आपको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, टैक्स वाला नहीं मानता, क्योंकि आप जितने खर्चे एक्सेस शो करेंगे उतनी इनकम कम शो करेंगे। इनकम कम शो करेंगे तो क्या होगा? टैक्स कम लगेगा। तो वो फिर भाई गुस्सा करेगा ना टैक्स वाला कि यार क्या तुमने पर्सनल खर्चे भी अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से महीने की ग्रॉसरी, बच्चों की सैलरी, ये पर्सनल खर्चे बिजनेस की इनकम से लेस नहीं करना, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि कंपनी क्या करती है कि कुछ अमाउंट जो होती है ना, स्पेसिफिक अमाउंट अपने इनकम से निकालती है और एक अलहदा से रिजर्व बनाया उसमें डालती रहती है। अब वो रिजर्व का क्या पर्पस होता है कि कल कला को उस कंपनी ने कोई बड़ा खर्चा करना हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई मशीनरी खरीदनी हो, तो उस रिजर्व से पैसे लेती है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, या डिविडेंड देना हो, ठीक है। तो बहरहाल एक रिजर्व कायम करती रहती है कंपनी, हर महीने या हर साल कुछ खर्चा अपना निकालते रहते हैं अपनी इनकम में से और एक रिजर्व कायम करती है, और फिर एंड में उस रिजर्व को इस्तेमाल कर लेती है, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, जब भी इसका दिल करता है। टैक्स वाला इस चीज को नहीं मानता। टैक्स वाला कहता है रिजर्व्स के अंदर जो भी अमाउंट लेके जाएंगे हमारे नजदीक वो खर्चा नहीं है। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, एनी अमाउंट कैरी टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे इज इनएडमिसिबल एक्सपेंस, ठीक है। तो जो भी खर्चा होगा रिजर्व फंड में जाएगा वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस। आपको समझ लग रही है? हाँ जी, पक्की बात है। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे ना इसका, फिर आपको याद आएगी बातें कि ये क्लास में ये कुछ पढ़ा था। ये पढ़ाना पहले जरूरी है, फिर न्यूमेरिकली कराना। जब आप न्यूमेरिकली, ये सारा कुछ न्यूमेरिकली टेस्ट होना है, ये थ्योरेटिकली नहीं टेस्ट होना, ये सारा कुछ आपका न्यूमेरिकली टेस्ट होना है, ठीक है। जो 15 के नंबर का सवाल आना है ना, वो इसी में से आना है। तो जब इस वजह से इसको अच्छे तरीके से ग्रिप करें ताकि जब न्यूमेरिकली हम क्वेश्चन करें तो आपको याद है कि यार ये चीज तो अलाउएबल है, ये चीज नॉट अलाउएबल है। सर्टेन पेमेंट्स टू अ मेंबर बाय एन एओपी। एओपी क्या होती है? पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स।
ठीक है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, तो उसके मेंबर्स होते हैं। अब वो बात कहता है कि अगर कोई एओपी है, इसके 3 मेंबर्स हैं, ए बी और सी। एओपी अपने मेंबर्स को जो भी पेमेंट करेगी दैट विल बी नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। एओपी अपने मेंबर्स को जो भी पेमेंट करेगी वो खर्चे के तौर पे अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पे एओपी अपने मेंबर्स को सैलरी दे रही है, तो टैक्स वाला कहता है मैं नहीं मानता, ठीक है। इनके अलावा सैलरी दे रही है तो कहता ठीक है, 10 बंदे हैं, 10 बंदों को सैलरी दे रही है, ठीक है, लेकिन इन तीनों को भी सैलरी दे रही है, वो कहता है इनकी सैलरी का खर्चा मैं नहीं मानता, ठीक है। सैलरी के अलावा भी किसी एक बंदे ने, इसने एओपी को लोन दे दिया, जब लोन दे दिया तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है एओपी, किसको? अपने मेंबर को, तो टैक्स वाला कहता है मैं नहीं मानता, सही है। एओपी अपने मेंबर्स को किसी भी किस्म की किसी भी मद में कोई भी पेमेंट करेगी दैट विल बी एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस, दैट विल बी एन इनएडमिसिबल। कौन सा? जो एओपी अपने मेंबर्स को कर रही है, एम्प्लॉइज को नहीं, मेंबर्स को, ठीक है, जो अपने मेंबर्स को पेमेंट करेगी दैट विल बी एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस। इसकी इलस्ट्रेशन नीचे दी हुई है छोटी सी, कोई कमीशन दे दिया हो, ठीक है, इसके अंदर जो बातें लिखी उन्होंने, ठीक है, बी ने कहा, इस पर्सन ने कहा कि यार मैं सेल कर देता हूं कुछ आइटम्स, एओपी बनी थी, एओपी का काम था कि कोई नंबर ऑफ आइटम्स को सेल करना, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, तो उसने कहा यार मैं बेचता हूं लेकिन मुझे कमीशन दे दो इसका, तो वो एओपी अगर कमीशन के मद में भी अपने पार्टनर को, मैं जो है मेंबर को पेमेंट करेगी दैट विल बी इनएडमिसिबल एक्सपेंस। तो कोई भी एक्सपेंस, कोई भी अमाउंट एओपी मेंबर्स को दे, बेशक वो सैलरी की मद में हो, कमीशन की मद में हो, इंटरेस्ट की मद में हो, टैक्स वाला उसको नहीं मानता, दैट विल नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंस। अच्छा जी, और इसके अंदर आसान वाला खत्म हो गया भाई, अब मुश्किल वाले शुरू होने लगे हैं। फोर्थ नंबर पे आए, इसका डस्टर किधर है? डस्टर नहीं है इधर, डस्टर किधर? ये पड़ा है, वो दीजिएगा, थैंक यू। भाई समझने पे फोकस करना है, वहाँ पे जो लिखा हुआ रिटर्न उसके ऊपर ना भी इतना फोकस किया तो कोई मसले वाली बात नहीं, समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। कमीशन पे किया हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने पे बिजनेस ने कमीशन पे किया हो, किन आइटम्स पे?
ऐसे आइटम्स पे जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। थर्ड शेड्यूल किसका? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। ऑब्वियसली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ सेक्शंस होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, कुछ शेड्यूल्स भी होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। ये मैं आपको कभी प्रोजेक्टर पे लगा के यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल होते क्या है। ऐसे आइटम्स के बेचने पे कमीशन दे रहा है जो आइटम्स कहाँ पे आ रहे हैं? थर्ड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कमीशन दिया जा रहा है। किन आइटम्स पे? ऐसे आइटम्स पे जो कहाँ मेंशन है? थर्ड शेड्यूल पे। ये कमीशन दिया जा रहा है एक ऐसे बंदे को जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। जिसका नाम कहां पे है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। तो इसको दिया गया सारे का सारा कमीशन क्या हो जाएगा? अलाउड, एडमिसिबल। ये कमीशन दिया जाए एक ऐसे बंदे को जो कि एटीएल में नहीं है, तो फिर जो अमाउंट अलाउ होगी वो क्या होगी? लोअर ऑफ जितना एक्चुअल में कमीशन दिया वो, और 0.2% ऑफ ग्रॉस से। इन दोनों में से जो लो होगी दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, अलाउड एज ये एडमिसिबल होगा। सिंपल, लगी समझ? कमीशन दिया गया ऐसी आइटम्स के ऊपर जो लिस्टेड कहां पे है? थर्ड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है। कमीशन दिया गया ऐसे बंदे को जो एटीएल के अंदर जिसका नाम आ रहा है, तो सारे का सारा दिया गया कमीशन क्या हो जाएगा? एडमिसिबल। ऐसे बंदे को कमीशन दिया गया जो कि एटीएल में जिसका नाम नहीं है, तो जो कमीशन अलाउ होगा दैट विल बी लोअर ऑफ एक्चुअल जो कमीशन दिया या 0.2% ऑफ दी ग्रॉस। इन दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी अलाउड एज एडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? सिंपल है, ये बना लें इसके साथ, ये जो लिखा हुआ है ना बुक में उसके साथ ये छोटा सा बना लें। ये ऑफ करिएगा, कॉल है।